नमस्कार। कैसे हैं आप? जतिन प्रसाद, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जतिन प्रसाद। उम्मीद तो आकलन तो ये किया जा रहा था कि वो सचिन पायलट होंगे, जब खबरें ये चल रही थी कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हो रहा है। कांग्रेस के लिए कोई सचमुच बड़ी बात नहीं है। अब कांग्रेस को आदत हो गई है कि कोई भी नेता जब पार्टी छोड़ रहा है तो कांग्रेस की तरफ से बयान आता है, मैनू क्या, मैनू की फर्क पेंदा। कांग्रेस को सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक 10 जनपद से दोनों मां बेटे जो जमानत पर चल रहे हैं वो अंदर नहीं चले जाते। अब जतिन प्रसाद भी चले गए, लेकिन जतिन प्रसाद जब पार्टी छोड़े तो बड़े रुआंसे हैं और उन्होंने बड़े ही कह सकते टूटे दिल से कांग्रेस छोड़ा है और ये कहा है कि जब आप राजनेता हैं और ऐसी पार्टी में रहें जो जनता की नजरों में गिरती जा रही है और ये पार्टी आला कमान खुद को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे पार्टी में रह करके आप एक जनसेवक की भूमिका में कैसे रह सकते हैं। लेकिन हमारे साथ आज होंगे सतीश चंद्र मिश्र जी। बहुत रोचक जानकारी। जिस जतिन के जाने के बाद कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं उन्हें छत्तीसगढ़ में अपमानित किया जा रहा है कि उनके जाने से क्या फर्क पड़ता है। आपको सतीश जी कई रोचक तथ्य बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई योजनाओं के सिपह सालार वो कैसे रहे और पीएम क्यों चाहते रहे कि जतिन प्रसाद जैसा नेता बीजेपी में हो। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मनीष जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर आपके आपके एक रिसर्च को लेकर के मैं बड़ा उत्सुक हूं जो आपने जतिन प्रसाद के लिए किया और आपसे जो जो बातें हो रही थी। जतिन प्रसाद भी अब सचिन पायलट से पहले कांग्रेस छोड़ करके बाहर आ गए हैं और जतिन के छोड़ते ही मुझे दिलचस्प ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस और एक दिल्ली में एक नेता है जो अपने आप को दलित कहता है, उदित राज शायद नाम है उसका, हार चुका हुआ है। उसने भी एक कमेंट किया कि जतिन प्रसाद एक ऐसा नेता है कि जिसके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके आने से बीजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिलचस्प है कि किसी ने उस उदित राज को एक जवाब बड़ा शानदार दिया है। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो एक से एक लोग पत्रकार और महापत्रकार हो गए हैं। काउंटर किया कि ठीक कोई अपने ढंग से सोचता है। उदित राज अपनी हैसियत के मुताबिक सोचते हैं। जैसे उदित राज के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा और उदित राज के आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा और उदित राज के जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस चिंतन इस पे करेगी। मैंने उत्तर प्रदेश के कई कांग्रेस नेताओं के बयान देखे, वो अब जतिन प्रसाद को गाली दे रहे हैं, उनके पिता को गाली दे रहे हैं कि इन लोगों को पहले निकाल देना चाहिए था। उन सबसे हट करके जतिन प्रसाद को मीडिया का एक वर्ग क्या, मूर्खों की जो टोली है, मैं तो कहूंगा वो तथाकथित राष्ट्रवादी जो रिपब्लिक टीवी का के बड़े बड़े पत्रकार हैं, उस कुछ नहीं सूझ रहा तो कहना शुरू किया ब्राह्मण चेहरा मिल गया। तो ब्राह्मण चेहरा तो प्रियंका गांधी वाड्रा ऑलरेडी है तथाकथित रूप से। जतिन के जाने को आप और बीजेपी में आने को किस रूप में देख रहे हैं? मनीष जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आप गौर करिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए थे, कल जतिन प्रसाद शामिल हो गए भाजपा में और सचिन पायलट के लिए चर्चा चल रही है। मिलिंद देवड़ा भी, उनके कभी आप ट्वीट देखिए या बयान देखिए तो ऐसा लगता है कि एक पांव इधर एक पांव उधर असमंजस में है, वो अभी उनका कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये मनीष जी महत्वपूर्ण इसलिए कि 10 साल का जो यूपीए का शासन था, तो भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है जिसका खामियाजा आज भी कांग्रेस भोग रही है। उसमें कितने बड़े बड़े स्कैम हुए। लेकिन आपको ताजुब होगा इस बात से, ये जो 4 आदमियों की ब्रिगेड थी, जतिन प्रसाद, सिंधिया, मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट, ये लोग उस सरकार में लोग 6-6 साल करीब मिनिस्टर रहे हैं, कोई 6 साल कोई 7 साल, इस तरह से, मतलब 5 साल से कम तो कोई नहीं रहा। लेकिन इन लोगों पर एक एक बिंदु नहीं है भ्रष्टाचार का, एक आरोप नहीं है अगर आप ध्यान करें, क्योंकि बड़े चर्चित नेता थे ये चारों। और अगर ये जरा सा भी इनका कोई करप्शन होता तो बहुत सबसे पहले इन पे टारगेट होता। अब तो विपक्ष इन पे निगाह रखे थी ना, भाजपा ही इनको टारगेट करती जो मेन विपक्षी दल था। लेकिन इन लोगों का कोई आपको एक उस 6-7 साल जब तक ये लोग मिनिस्टर रहे, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया।
तो ये एक तरह से लोग कहते हैं ना कि काजल की कोठरी से निकलना और आदमी कहीं ना कहीं दाग तो लग ही जाता है, लेकिन ये चारों आदमी उस काजल की कोठरी से बेदाग निकले। ये इनकी सबसे पहली विशेषता कह लीजिए, योग्यता कह लीजिए, इससे इनका चरित्र पता चलता है ये किस टाइप की राजनीति ये लोग करते थे। अन्यथा वहां तो लूट मची थी, वहां को रोकने वाला थोड़ी बिल्कुल था, अगर आप चाहते तो। वहां होता तो बिल्कुल। कोई बिल्कुल इनको रोकता नहीं, वहां तो पूरा इतिहास है। तो ये तो पहली चीज थी। तो एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, खैर उनकी परिस्थितियां अलग थी, लेकिन वो आदमी बेदाग आया। जितिन प्रसाद तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको मैं सिंधिया से ज्यादा महत्व देता हूं। उसका कारण है मनीष जी, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जब पेट्रोलियम मिनिस्टर बने 2009 का चुनाव जीतने के बाद, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, लखनऊ से इनका बड़ा संबंध है, तो मैंने और लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा करीब से देखा। तो एक बड़ी टीम थी, इनके समर्थकों की भी टीम इनके साथ थी, और वो समर्थक लगातार यही शिकायत करते रहे कि सुनते नहीं है, करते नहीं, काम नहीं करते हैं। तो वो सुनते नहीं और काम नहीं करते वाली जो शिकायत थी, मैं जब जानता हूँ क्या कहूँ उसको, कि क्या क्या चाहते थे। लेकिन इन्होंने पूरी, मतलब कोई एक अवसर ऐसा नहीं, एक भी मौका नहीं। तो उसमें जो सबसे खास बात है, जो उज्ज्वला योजना है प्रधानमंत्री मोदी की, जी ये जी जी, बहुत ये कम महत्वपूर्ण लोग विषय जान है। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। ये जितिन प्रसाद का ब्रेन चाइल्ड है। जब ये आए तो इनकी दो योजनाएं मतलब काल गई थी वो। एक तो ये थी कि बीपीएल से नीचे वाले जो परिवार हैं उनको निःशुल्क, बिल्कुल जो उज्ज्वला की योजना यही थी कि बीपीएल से नीचे वाले जो परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनको निःशुल्क गैस सिलेंडर, रसोई गैस दिया जाए। इन्होंने पायलट के रूप में कुछ संसदीय क्षेत्रों में उसको शुरू भी कराया। लेकिन आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री जब 7 साल इस काम में लगा रहा, तब अभी पूरा देश नहीं हो पाया है। तो वो तो यूपीए की राज्य मंत्री थे, तो एक सीमा थी इनकी, तो इन्होंने शुरू कराया, जितना हो सका हुआ। लेकिन जब ये हटे वहां तो इनको हटा दिया गया। 1.5 साल में इनको पेट्रोलियम मंत्रालय इनसे लेके दूसरा मंत्रालय दे दिया गया। कारण क्या था? एक तो ये योजना थी, तो ये तो सरकार का खर्च होना था। दूसरे जब ये बने तो सबसे ज्यादा शिकायत, आपको भी ध्यान होगा मनीष जी, आपके दर्शकों को भी ध्यान होगा, कि 2009 से पहले, 9-10 से पहले, कि गैस का सिलेंडर बुक कराना एक बहुत बड़ा बिल्कुल पहाड़ सी बिल्कुल समस्या बिल्कुल। होती थी। आप बुक करा दीजिए, 15 दिन में आ रहा, 1 महीने में आ रहा, नहीं आ रहा, वो सब ब्लैक होता था इधर से उधर। तो इनके पास जो सबसे पहले आके सबसे बड़ी जन समस्या तो यही है, जो आम लोग घरों में परेशान होते खाना खाने के लिए। तो जो एसएमएस से बुकिंग शुरू हुई थी गैस की, वो पूरा सिस्टम इन्होंने बनवाया, अरे और वाह। 4 महीने के अंदर इन्होंने शुरू कराया था। सितंबर 2009 में वो पहला उसका हुआ था, उसका धीरे धीरे और शहरों में होता रहा। लेकिन वही वाली बात है कि उससे हुआ क्या, कि आप सोचिए वो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार था 1 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं तो सब ऊपर पहुंचता था ना, चाहे वो एक हिस्सा, लेकिन वो सब ठप हुआ। तो वो रास नहीं आया इनका, ये ईमानदारी और कर्मठता जो थी वो रास नहीं आई। दूसरे गांवों में आज जैसे आप बांट रहे हैं सिलेंडर, लेकिन इसकी इसकी नींव रखी थी जितिन प्रसाद ने। इन्होंने कहा था कि मतलब गांव के आप अंदर, ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो ये उज्ज्वला योजना की जो प्लानिंग है, जो इतना हाँ, सफल रहा प्रधानमंत्री का, आज देश में गांव गांव में घर घर में जो सिलेंडर पहुंच गया है, हर महिलाएं जो उस धुएं से मुक्ति पाई है, वो एक तरह से उसमें जितिन प्रसाद उसमें की योजना थी जिसको पीएम ने लागू किया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ पीएम को ये क्यों रास है। और ये जैसे आप फ्री गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में उज्ज्वला मतलब मेरे ख्याल से अब तो 10 या 15 करोड़ सिलेंडर बटे, 10 करोड़ बटे हैं शायद। आप चाह के भी नहीं बांट सकते थे। इन्होंने एक दूसरी योजना, मतलब एक तरह से पूरा इनके पास वो था, प्लान था, विजन था। इन्होंने कहा कि गांव में, छोटे छोटे गांव कस्बों में गैस की एजेंसियां दी जाए, छोटे स्ट्रेंथ की, 1,000 सिलेंडर की स्ट्रेंथ वाली, बड़े शहरों की तरह नहीं, ताकि गांव तक लोगों तक पहुंचे। तो इन्होंने वो काम शुरू कराया था, और उसके लिए मैं तो जानता हूँ लखनऊ में कि कैसी सिफारिशें इनके पास पहुंचने लगी थी। हर आदमी चाहते कि आउट ऑफ वे मिल जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने झगड़ा ही खत्म करा दिया। इन्होंने कहा कि अप्लाई करो, गैस एजेंसी लॉटरी सिस्टम से मिलेगी। लॉटरी अपने सामने कराते थे, काम ही खत्म हुआ, उसमें अफसर भी कोई वो नहीं कर सकता था। लेकिन वो जब 1.5 साल बाद इनको हटाया गया वहां से, पेट्रोलियम मंत्रालय से, मेरे ख्याल से हाँ, जनवरी 2011 में, तो वो जो एसएमएस वाला सिस्टम था वो जहां था वो तो खैर चल रहा था, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तो ये दोनों, इन दोनों योजनाओं ने तो दम ही तोड़ दिया। ये जो मुफ्त गैस सिलेंडर देने वाली,
और एक गांव गांव बांटने वाली, लेकिन एक विजन ये दे गए थे कैसे प्लान। और नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान होगा जिस समय तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो केंद्र की हर योजना में बड़ी गहरी निगाह रखते थे कि कैसे क्या, तो उस समय से उनको लगा होगा कि ये आदमी तो योग्य आदमी है। एक इतना बेहतरीन प्लान और पूरी ईमानदारी से। तो जितिन प्रसाद तो समझिए कि 2011 से नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में थे, प्राथमिकता सूची में, लेकिन अलग दल में थे तो हर आदमी आपके दल में थोड़ी शामिल हो जाता है। फिर बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद 2014 का चुनाव हुआ, ये चुनाव हारे, तब नरेंद्र मोदी ने भाजपा की तरफ से प्रयास हुआ कि इनको भाजपा लाया जाए, और ये स्वयं भी ऊब रहे थे, देख रहे थे कि इनके लक्षण क्या है। और 2019 में आपको ध्यान होगा कि बड़ा एकदम लास्ट मोमेंट में चला था कि जितिन प्रसाद जा रहे हैं, जितिन प्रसाद जा रहे हैं। फिर तो उसमें हुआ ये था कि एक तो पार्टी से लगाओ पिताजी के समय से, पिताजी का बल्कि और पहले से, और उसके अलावा राहुल गांधी की कोटरी में रहे थे, रोज लोगों में 4-5 लोग थे। तो राहुल गांधी कुछ जो इनकी शिकायतें थी पार्टी को लेके, तो वो सब कहा कि हाँ तुम्हारी हम पूरी करेंगे, ठीक है, सही से सही। तो रुक गए, इन्होंने अपना फैसला बदल दिया, लेकिन फिर वही ढाक के तिल पात, जब ये रुक गए तो फिर वही हरकत। तो वो आप इसके अलावा देखिए, ये बेबाक सच बोलने वाले व्यक्ति हैं। 370 लागू हुई, हटाई गई जब कश्मीर से, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक फैसला, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बड़ी हिम्मत से, क्योंकि उस 370 के खिलाफत तो राहुल गांधी खुद लीड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं गलत, आप जो है ये होना चाहिए। तो इस तरह से हो रहा। तो इनकी राजनीति का जो चरित्र चरित्र था वो दूसरे टाइप का था। तो प्रधानमंत्री उससे आकर्षित थे कि यार ये आदमी ईमानदार है, नौजवान है, कुछ करना चाहता है और बेहतरीन करना चाहता है। तो वो इसलिए उनको लिया गया। कांग्रेस को मैं क्या कहूँ, अब आप सोचिए मनीष जी, मैं आपको दूसरी चीज कह रहा हूँ। मैंने देखा है 2017 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें दो चीजों ने ब्रह्मास्त्र का काम किया था। पहला, जो शौचालय प्रधानमंत्री बनवा रहे थे, और दूसरा ये गैस का चूल्हा। जिस जिस बिल्कुल बिल्कुल, उज्ज्वला योजना। जिस 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 गरीब आदमी के घर पहुंचा था, वो कोई दूसरी बात ही नहीं सुनना चाहता था सिवाय मोदी के। वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कोई और बात कर ले तो मारपीट पे आमादा हो जाए, ये आलम था उस योजना का। और इतनी बेहतरीन योजना 2010 में जितिन प्रसाद ने बना के दी थी, लागू करके कांग्रेस ने उसका इस्तेमाल नहीं नहीं किया। किया। सोचिए अगर इनके आज पास जब 4 साल का समय आज था, जब ये नहीं कर पाए। जी 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 जी। तो नरेंद्र मोदी को चीज अच्छी लगी, उन्होंने आते साथ सबसे पहले उसको शुरू किया 2015 में। तो देखिए जितिन प्रसाद ने भी शुरू किया, तो इनकी तो इच्छा रही होगी ना कि पूरे देश में लागू हो। तो इन्होंने देखा कि मेरी पार्टी ने तो 4 साल नहीं लागू किया उसको, लेकिन प्रधानमंत्री तो ने आते ही साथ वो लागू। 2015 में शुरू कर दिया, और आज की तारीख में पूरे देश में है करीब करीब। तो जो आदमी काम करने वाला है, जो हृदय से काम करने वाला है, उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो जितिन प्रसाद को भी लगा कि यार यहाँ मेरी सोच है उसके हिसाब से काम होता है। ये बड़ी मूल चीज थी जो आपने इसके उज्ज्वला वाली बात की। आपने एक बहुत बड़ी बात कही। मुझे लगता है कि ये विमर्श कहीं मीडिया में नहीं है कि जितिन प्रसाद की वो योजना थी, कांग्रेस ने उस योजना को दबा दिया। मुझे याद आता है कुछ समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग होते थे तो कांग्रेस इस बात की वाहवाही लूटती थी कि वो 9 सिलेंडर साल में देगा। उसके बाद हुआ कि नहीं हमें हाँ 11 सिलेंडर देंगे, फिर 12 हाँ सिलेंडर देंगे। मतलब ये एक मुद्दा था कांग्रेस के लिए कि लोगों को, हाँ यदि मान लीजिए आपका परिवार बड़ा है और आपके घर में सिलेंडर यदि महीने में खर्च हो जा रहा है तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल था कि आपका किचन कैसे चलेगा। तो कांग्रेस के लिए उस समय 7 सिलेंडर 9 सिलेंडर ये मुद्दा था। उस योजना में जितिन प्रसाद इतना बड़ा काम कर रहे थे जिसे स्वीकार नहीं किया गया। नहीं जितिन तो ये प्रसाद तो जब आज पार्टी, जी जी कुछ कह रहे थे जी, आप। अब कह रहे जब ये 6-7 सिलेंडर वाली नौटंकी हो रही थी, तब तक तो जितिन प्रसाद छोड़ चुके थे मंत्री, उनसे लिया जा चुका था। ये तो 2011 में, जनवरी 2011 में इनको नमस्ते कर दिया था उस मंत्रालय से, क्योंकि वहां तो बिल्कुल। मनमानी चीज याद। मैं वही बात कह रहा था कि उस चीज को छोड़ करके, जितिन प्रसाद के उस व्यापक बड़े योजना को छोड़ करके कांग्रेस इन चीजों में उलझी हुई थी। तो क्या आपको लग रहा है कि जितिन प्रसाद ने अभी जाते समय जो मीडिया को बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि एक जन नेता, एक नेता जब यदि अपनी जनता के लिए कुछ कर नहीं सके तो बड़ी पीड़ा होती है। मैं जिस पार्टी में हूं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, उन्हें मैं कन्विंस कर नहीं पा रहा हूं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस कदर है कि मुझे लगा कि मैं
यदि एक नेता के रूप में कुछ अपने समाज और सोसाइटी को कर सकता हूं तो यही कर सकता हूं। तो क्या उन्हें लग गया कि वो कांग्रेस को कन्विंस नहीं कर पाए कि कांग्रेस जनता से कैसे जुड़े? और जब उनसे पूछा गया कि आपने समझाने की कोशिश नहीं की, तो उन्होंने कहा मैंने बहुत प्रयास किया, ये संभव नहीं हो पा रहा है। क्या आपको ऐसे कंडीशन में ऐसे नेताओं को खारिज करने के बाद भी कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ में बड़ा अपमानजनक बयान उनके लिए दिया गया है, जो सामने बोला भी नहीं जाना चाहिए, अलग अलग राज्यों में कहा जा रहा है कि ये तो बेईमान आदमी है, इसका बाप भी बेईमान था, मतलब इस तरह की बातें की जा रही है कि बहुत पहले इसे लात मार के निकाल देना चाहिए था। कांग्रेस क्या इन चीजों से इसे इस बात की पीड़ा नहीं होती है कि उसका नवरत्न जो है उसकी पार्टी से निकल रहे हैं लोग, सिंधिया निकल गए, आज जितिन प्रसाद निकल गए, कल को सचिन पायलट कितनी जल्दी छोड़ेंगे इसकी कोई वो नहीं है। आप देखिए कि हेमंत विश्व शर्मा इतना काबिल व्यक्ति, वो आकर के बीजेपी की तरफ से वहां का चीफ मिनिस्टर बन गया। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि जब मैं समझाने गया, अपनी बात रखने गया, तो देखा कि राहुल गांधी का कुत्ता उसी प्लेट में बिस्किट खा रहा है जिस प्लेट में कांग्रेस के कद्दावर नेता, इनफैक्ट असम के मुख्यमंत्री खा रहे थे। मतलब राहुल गांधी ने जो अपने नेताओं के लिए असम के मुख्यमंत्री और असम के ये बड़े नेता हेमंत विश्व शर्मा थे, ये सब जहां पे चाय और कॉफी का ऑफर था, उसमें जो प्लेट में बिस्किट था, राहुल का कुत्ता उसी में मुंह मार करके चला गया, पिद्दी जिसे कहते हैं। तो कांग्रेस क्या आज भी इस चीज को नहीं समझ पा रही है? इस पूरे प्रकरण को कोई नेता पार्टी छोड़ने के बाद ही क्यों इस तरह का बयान देता है? नहीं, ऐसा नहीं है मनीष। देखिए, ये कहना कि ये सत्ता के लोभ में चले गए फलाना ढिमाका, ये तो मनीष जी सिरे से गलत है। उसकी वजह बताऊं आपको। देखिए, 2014 में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हो गई है ना। चुनाव ये भी हार गए थे और कांग्रेस भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बन गई जितिन थी। प्रसाद हार गए थे। हार गए थे तो छोड़ना होता तो उसी समय छोड़ जाते। जब तो ये पार्टी हार गई, यहाँ सत्ता इतनी बड़ी आ गई भाजपा की, और हारी नहीं थी, बहुत बुरी तरीके से हारी थी, इन्होंने 2014 में नहीं छोड़ी। उसके बाद जो सबसे शर्मनाक बिंदु था कांग्रेस की हार का, मतलब वो कल्पना जो हार है मनीष जी, कि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उसके बाद कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 7 सीटें, 7, वो पार्टी जिसने 45-50 साल 2/3 3/4 बहुमत से सरकारें बनाई उत्तर प्रदेश में, उस पार्टी को 400 में से तो 7 सीटें, मतलब समझिए एक होता ना कि आदमी मृत हो गया लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई, कांग्रेस की ये परिणाम था वो। लेकिन तब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। 2019 का चुनाव हारे, तब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। तो देखिए, जो सत्ता लोभी या लालची आदमी होता है वो पहले मौके में भागता है, और पहला अगर वो चूक जाता है तो दूसरे में तो किसी कीमत पर नहीं रुकता है। और दूसरे में तो 7 सीटें थी, मतलब उत्तर प्रदेश से जहाँ 403 सीटें, वहां 7 सीटें। तो देखिए, आज जो जनाधार होता है, ऐसा नहीं होता कि हर आदमी सत्ता में ही रहे या हर आदमी विपक्ष में ही रहे। मनीष जी 2017 का चुनाव भी हारे थे, विधानसभा का गठबंधन थी, तिलहर से लड़ रहे थे, लेकिन ये 60,000 वोट पा के हारे थे। हार जीत होती चुनाव में, ये ऐसा नहीं था। अभी आपको बता रहा हूँ फर्क क्या, जो कांग्रेस, जो आपने कहा ना, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, पहले अपनी आंखें खोल के उसका वो आकलन करें। 60,000 वोट पाके हारना वो हार नहीं है, उसको हार आप नहीं कहते, वो तकनीकी हार है। तो वो चीज थी। दूसरा, जो 2019 का चुनाव जब ये हारे, तो आपको ताजुब होगा, ये जो कांग्रेस के हवाई नेता, कागजी नेता बयान दे रहे हार 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 हार। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिले थे 54 लाख वोट, 54,57,000 ऐसे कुछ वोट। तो औसत होता है मेरे ख्याल से 70-78 सीटों पर लड़े थे, 70-72 सीटों पे। तो औसत होता है कि 77,000 वोट इस कांग्रेस को एक सीट पे मिला था। जितिन प्रसाद 1,62,000 वोट पाके हारे। ये उस आदमी की जो अपनी व्यक्तिगत छवि थी, जो व्यक्तिगत वहां पे पकड़ थी, वो वोट मिल रहा था, कांग्रेस का तो वोट ही नहीं मिल रहा था। ये तथ्य है। तो आप हवा के विपरीत कब तक बहेंगे? नहीं बह सकते आप अपनी ताकत से उस झोंके को थोड़ा रोक सकते हैं, लेकिन आप उसको कहीं खत्म नहीं कर सकते। तो जो कांग्रेस को 70,000 वोट एक सीट पे मिल रहा था, वहां पर अगर वो आदमी 1,62,000 वोट पाके आ रहा है, तो कांग्रेसी को तो शर्म आनी चाहिए।
आज तो फिर राहुल गांधी भी गए, आज तो राहुल गांधी भी गए थे, जबकि राहुल गांधी और उनके चुनाव में बहुत अंतर था, बहुत अंतर था। तो ये तो बेकार वाला कुतर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अब एक बेहतरीन आदमी छोड़ के आए हैं और उनका उपयोग करेगी भाजपा, और तब इनकी कांग्रेसियों को समझ में आएगा।